नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी 22 अक्टूबर 2024 को। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो अराइजेस विद स्पेशल लीड पिटीशन क्रिमिनल 8906 ऑफ 2022, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स का ये केस है। तो ये अपीलेंट एक बैंक है। अब बैंक ने एक रिट पिटीशन थी वो हाई कोर्ट में डाली थी कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे सेक्शन 34, सेक्शन 37, 120 भी जो कि क्रिमिनल का कॉन्स्पिरेंसी का होता है, सेक्शन 34 जो कि कॉमन इंटेंशन का होता है, 201 जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस से रिलेटेड है, 406, 409 जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड है, और 420 जो चीटिंग से रिलेटेड है, और 462 ये सारे जो सेक्शंस थे वो लगाए गए थे। और हुआ क्या था इस केस में कि जो एक रिस्पोंडेंट नंबर 4 है जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी है, उन्होंने बैंक को एक नोटिस भेजा था सेक्शन 132 सब पार्ट 3 इनकम टैक्स एक्ट के तहत कि ये सारे जो मतलब जो उनके मीन्स 132 के अंदर 132 सब पार्ट 2 के अंदर एक नोटिस भेजा था। वो डिटेल हम उसका देख लेंगे कौन से सेक्शन के अंदर डाला गया था। तो उसके अंदर वो एक उन्होंने नोटिस भेजा था कि ये जो कस्टमर्स हैं उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसको मीन्स सीज्ड कर दिया जाए। तो अगर कंप्लाई नहीं करेंगे तो 275 ए का इनकम टैक्स एक्ट का इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो बैंक ने वैसे ही किया, ड्यूली कंप्लाई किया। बाद में उसी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने एक रिवोकेशन जो है वो ऑर्डर दे दिया कि ये जो कस्टमर्स हैं उनके मीन्स वो अलाउ किया जाए, मीन्स उनको जो सीज्ड किया गया था उसे रिवोक कर दिया। तो बैंक ने वैसे किया और साथ में उनके जो लॉकर्स थे उनको भी जो है वो रिवोक कर दिया। अब बैंक मीन्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पता चला कि जो मीन्स ये जो कस्टमर थी उनको अलाउ कर दिया था, जबकि हमने नोटिस तो दिया ही नहीं था इस तरह का कि आप मीन्स जो लॉकर का खोलने का तो कोई ऐसा रिवोकेशन का कोई नोटिस दिया नहीं था। सिर्फ जो अकाउंट था उसी से संबंधित था वो रिवोकेशन दिया था। तो बैंक की दलील ये थी कि उनके जो एक एरर हो गई थी, इंटरप्रिटेशन समझने में थोड़ी सी एरर हो गई थी। ऑर्डर जो दिया गया था इनकम टैक्स अथॉरिटी ने उनको इंटरप्रिटेट नहीं कर पाए थे, तो इसकी वजह से उन्होंने सोचा अकाउंट के साथ साथ जो लॉकर्स हैं वो भी ऑपरेट करने दिए जाए। अब जो सेक्शन से लगाए गए थे 120 बी का जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का है, और चीटिंग का सेक्शन था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का था। तो हाई कोर्ट में यहाँ पर रिट पिटीशन डाली गई कि ये चार्जेस है उसे क्वैश कर दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें कोई रिलीफ नहीं ग्रांट की थी। और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो मेंस रिया मतलब जो इंटेंशन होती है कि गिल्ट, इंटेंशन ऑफ द गिल्ट होती है, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। तो जो एरर जरूर की थी लेकिन यहाँ पर कोई उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं बन रहा था और ना ही मेंसरिया थी इसमें, तो इसलिए जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। साथ में जो चीटिंग होती है उसमें भी इंड्यूसमेंट होती है। तो यहाँ पर कहा कि जो अननेम्ड एम्प्लॉयज हैं उनकी कोई भी एलिगेशंस जो इस तरह की लगाई जा रही है इनके ऊपर, उसमें कोई भी ऐसी जो इंग्रेडिएंट्स है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे। कि चीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कि डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, तो वो जो सेक्शन है वो इंग्रेडिएंट है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए 420 का जो प्रोविजन है वो इनके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होता है। और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल की जो जजमेंट थी उसके आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो केस था उसको मीन्स हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर दिया और जो एफआईआर थी उसको भी क्वैश कर दी। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या था मामला, और इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस है उसको भी समझ से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या था। तो देखिए अब क्या था, ये अपील थी वो चैलेंज की थी सिंगल बेंच के हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो कि पटना का था। पटना हाई कोर्ट के जो क्रिमिनल रिट ज्यूरिसडिक्शन थी केस नंबर 2021 का था, जिसमें सिंगल जज पटना हाई कोर्ट के उन्होंने डिसमिस कर दी थी रिट पिटीशन जो बैंक अपीलेंट बैंक है उन्होंने फाइल की थी। तो
अब यहाँ पर था कि जो अपीलेट बैंक है उन्होंने कहा था कि उनकी जो FIR है उसे क्वैश कर दिया जाए। जो एक पटना में ही एक जगह है वहाँ पर रजिस्टर्ड हुई थी, पुलिस स्टेशन बताया गया, वहाँ पर रजिस्टर्ड हुई थी और सर्टेन ऑफिशियल्स थे अपीलेट बैंक के जो कि उसी ब्रांच में सो जगह पे काम करते थे और सेक्शन 34, सेक्शन 37, 120B, 201, 206, 217, 406, 409, 420, 462 ये सारे इंडियन पीनल कोड के जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर एक FIR थी, रजिस्टर्ड थी। FIR के ऊपर आप चलते हैं। FIR ये थी कि जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की, जो कि उन्हें रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 बनाया गया है, उन्होंने एक रिसर्च और सीजर कंडक्ट किया था और सेवरल इनकम टैक्सेस असेसिस थे जिनमें एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एक नाम बताया गया है और कुछ और नाम बताया जिसमें मीन्स एक जगह भी बताई गई है। तो वहां पर सर्च एंड सीजर्स कंडक्ट हुए थे और वारंट और अथोराइजेशन इशूड हुआ था 132 के अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटी मीन इनकम टैक्स एक्ट के तहत। अब सर्च जब हुआ था जिस प्लेस पे जहाँ सर्च हुआ था तो वहां पर पाया गया कि उनका एक बैंक लॉकर भी है और नंबर सो जो कि पटना में एक अपीलेट बैंक के पास है। और फिर उसके बाद ऑपरेशन मीन्स जो ऑपरेशन हुआ था 5 अक्टूबर 2021 को एक ऑर्डर इशू हुआ सेक्शन 132 सब पार्ट 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसके अंदर जो है वो नोटिस इशू किया गया था 132B3 देख लेते हैं क्या है। उसमें कहा है कि अथोराइज ऑफिसर जहां कोई प्रैक्टिकेबल ना हो कि सीज कर पाए किसी बुक अकाउंट को या डॉक्यूमेंट मनी जब ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल थिंग्स हो तो वहां पर वो इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑर्डर देते हैं ऑनर के पास या फिर ऐसे व्यक्ति के पास जो इमीडिएट पोजेशन में होता है इनकी कंट्रोल को और उन्हें ऑर्डर देता है कि वो रिमूव नहीं करें और मींस जब तक कोई ऑफिसर उनको परमिशन ना देते तब तक उसको डील ना करें। तो 132 जो 3 का जो है सेक्शन ये कहता है। तो और अगर इसमें कंप्लाई नहीं करेंगे तो इसमें 275A इनकम टैक्स एक्ट का जो अट्रैक्ट होता है जिसमें सजा 2 साल तक की होती है। तो यहाँ पर कंप्लाई तो किया गया था और यहाँ पर जो बैंक को एक नोटिस भेज दिया गया था कि अगर नहीं करेंगे तो वो लायबल होंगे 275 इनकम टैक्स एक्ट, तो जिसकी वजह से पीनल एक्शन होगा। तो मतलब अगर कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी 132 सब पार्ट 3 के अंदर बैंक को नोटिस देती है कि आप इन सारे अकाउंट्स को सीज कर दो, अगर बैंक उसे सीज करने से मना कर देता है तो 275A इनकम टैक्स एक्ट के तहत 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पर बैंक कोई इसमें एरर नहीं की थी, बैंक ने जो है वो कंप्लाई किया था ऑर्डर को और जो ऑपरेशन था बैंक अकाउंट का, बैंक लॉकर्स का, फिक्स डिपॉजिट्स का जो भी बताया था तो वो जो मेंशन किया था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कंप्लाई किया। 7 अक्टूबर 2021 को अपीलेट बैंक ने ब्लॉक कर दिया बैंक अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स असेसिस, जो भी बैंक अकाउंट थे उनको ब्लॉक कर दिया और जो भी ऑर्डर के अंदर आया था तो फिर सील्ड भी कर दिया बैंक लॉकर का, जो कि एक मीन्स व्यक्ति के नाम पे था, लेडी के नाम पे था। और 1 नवंबर 2021 को रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 ने एक ऑर्डर दिया बैंक ब्रांच मैनेजर को कि डायरेक्शन दी अपीलेट बैंक को कि वो जो रिस्ट्रेन की पुट अप किया गया था उसे रिवोक कर दिया जाए, मीन्स हटा दिया जाए। जो बैंक अकाउंट था, जो लेडी का नाम बताया और 3 अदर पर्संस का, जो उन्होंने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पहले दिया था 5 अक्टूबर 2021 को, जो कि पास किया गया था 132 सब पार्ट 3 इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो बैंक ने कहा कि रिवोकेशन मीन्स इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि आप इसे रिवोक कर दो, तो बैंक ने वैसे ही किया और तो उन्हें बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की अलाउ कर दिया था। चूंकि तो ऑर्डर जो ब्रांच मैनेजर को रिसीव हुआ था वो 8 नवंबर को हुआ था 4 बजे। तो 2 नवंबर 2021 को ईमेल भी ब्रांच मैनेजर को भेज दी थी कि आप उसे इसमें जो मेंशन किया गया था ऑर्डर के अंदर वही सारे कंटेंट्स 2 नवंबर 2021 को दे दिया गया था 11:24 पे। 9 नवंबर 2021 को कंसर्न बैंक जो बैंक थे उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप ऑपरेट कर लें बैंक लॉकर को, जो और प्रॉपर एंट्रीज भी मीन्स जो ऑपरेशन ऑफ लॉकर थी उसमें। और उसके बाद 20 नवंबर 2021 को रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 ने एक सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया बैंक लॉकर में, मीन जो बैंक लॉकर का नाम बताया गया था कंसर्न ब्रांच में, जहां अपीलेट बैंक उसी अपीलेट बैंक में वहाँ ये पाया गया कि जो कस्टमर थी उन्होंने अपना बैंकिंग लॉकर जो है ऑपरेट किया था और विद द असिस्टेंट ऑफ कंसर्न्ड ऑफिसर्स ऑफ द बैंक। तो अपीलेट बैंक ने अपने जो कस्टमर थी उन्होंने जो कुछ ऑफिसर्स थे उनके, जो बैंक ऑफिस मीन्स अपीलेट बैंक के ऑफिसर्स थे, उसकी मदद से ऑपरेट किया था। अब यहाँ पर कहा कि जो एंट्री भी की गई थी बैंक रिकॉर्ड में वो वैलिडेटेड हुई और CCTV फुटेज था बैंक का, उससे भी ये पाया गया। तो उससे के बाद क्या हुआ कि जो
कंसर्न ऑफिशियल्स थे बैंक के, उनको कहा कि उन्होंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो 5 अक्टूबर 2021 का था उसको ब्रीच किया है। और उसके बाद 20 नवंबर 2021 को रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने एक समन था वो इशू किया सेक्शन 131 सब पार्ट 1 सब पार्ट ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत कि मींस जो मैनेजर को इशू किया और एक ऑपरेशन मैनेजर थे और एक टेलर ऑथराइजर थे जो कंसर्न ऑफिशियल्स थे कि वो अपने मींस अपीलेंट इट्स अफोरमेंशन ब्रांच में मींस जो कंसर्न ऑफिशियल्स थे वो अपीलेंट बैंक की उनके ब्रांच को उन्होंने एक समन्स इशू किए। और उन्होंने फिर रिस्पोंडेंट नंबर 5 के ऑफिशियल्स थे जो उन्होंने अटेंड किया, उन्हें स्टेटमेंट्स थी उनकी रिकॉर्ड की गई और कहा कि ये एक प्रकार की इनएडवर्टेंट जो एरर हुई है, इनवर्टेंटेंट एरर हुई है बैंक ऑफिशियल्स के साथ, क्योंकि उन्होंने मिस इंटरप्रेट कर दिया था ऑर्डर था जो 1 नवंबर 2021 का, और जो ऑर्डर था वो प्रिटेंड करता था कंसर्न ऑफिशियल्स का, जिसमें जो मींस जो बैंक ऑफिशियल्स थे उन्होंने मिसरीड कर दिया था ऑर्डर को, कि उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि जो रिवोकेशन हुई है वो बैंक लॉकर्स के ऊपर भी एक्सटेंड करती है। तो इसके बाद जो ऑर्डर को मिसअंडरस्टूड कर लिया और बैंक ऑफिशियल्स ने एक बोनाफाइड अजम्पशन कर ली कि जो बैंक लॉकर भी जो है वो रिलीज करने को कहा गया था, तो इसी वजह से उन्होंने ऑपरेट करने दिया और जो स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड कर ली। और यहाँ पे ये कहा गया कि अकाउंटेंट जो कि कहा कि उनके अकाउंटेंट ने अपने जो मींस जो ऑफिंदर के ऑफिसर से उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि जो रिस्ट्रेंट था वो बैंक लॉकर के ऊपर था, इसलिए उसको रिवोक कर दिया तो इस ताकि वो बैंक लॉकर को ऑपरेट कर सके। तो इसके बाद वो उन्होंने डिनाइड कर दिया, जिस ऑफिशियल का नाम बताया था उन्होंने इस स्टेटमेंट को उन्होंने डिनाई कर दिया था। मींस अंदर की कम्युनिकेशन थी, इंटरनल कम्युनिकेशन थी। अब इससे वो डिससेटिस्फाइड हो गए एक्सप्लेनेशन थे। अब रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने एक रिटन कंप्लेंट थी वो SHO को भेज दी कि कहा कि एक FIR है वो रजिस्टर की जाए अगेंस्ट जो नाम बताया गया था और कंसर्न बैंक ऑफिशियल्स के, और इस ग्राउंड पे कि 5 अक्टूबर 2021 का जो ऑर्डर था वो वायलेट हो गया है और जिसकी वजह से अनलॉफुल ऑपरेशन हुआ है अफोरमेंशन बैंक लॉकर का। तो उसके बाद बेसिस कंप्लेंट के बेसिस पे FIR थी वो मींस केस नंबर की सो रजिस्टर्ड हुई मींस ऑफिशियल्स के नाम पे और कुछ स्टाफ थे जो अपीलेंट बैंक के, और धाराएं लगाई गई सेक्शन 34, 37, 120B, 201, 207, 217, 406, 409, 420, 462 जो थी गांधी सॉरी जो कोई एक जगह का नाम बताई गई है वहां पर पटना में एक जो पुलिस स्टेशन का नाम बताया गया वहां पर रजिस्टर्ड हुई थी। और फिर इसके बाद FIR रजिस्टर होने के बाद अपीलेंट बैंक ने एक क्रिमिनल रिट पिटीशन थी वो फाइल की, कहा कि जो इनहेरिट पावर्स हैं हाई कोर्ट की वो 482 के अंदर वो इन्वोक करने की उन्होंने प्रेयर की कि वो जो क्वैश कर दी जाए FIR को, लेकिन हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी रिट पिटीशन, कहा कि डिवाइड ऑफ मेरिट है। अब यहाँ पर मींस यहाँ पर अपील फाइल की कि दोनों ने अपने अपनी जो कंटेंशंस थी वो रेज की, और सबमिशन सुनने के बाद हम सबमिशंस के ऊपर जाते हैं सीधा। तो यहाँ पर मींस उन दोनों पार्टीज ने अपने भी सबमिशंस दी और फिर उसके बाद कोर्ट ने पहले दोनों पार्टीज को सुनने के बाद पहले ये कहा कि दोनों काउंसिल्स ने असिस्ट किया कोर्ट को। तो अब पहले सबसे पहले प्रोहिबिटरी ऑर्डर को देखते हैं जो ऑथराइज्ड ऑफिसर ने इशू किया था। वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर क्या था? वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर ये था ऑर्डर अंडर सेक्शन 132 सब पार्ट 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत कि जो बैंक लॉकर्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, लॉकर्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग में था। तो उन्होंने कहा था कि स्टॉप कर दें ऑपरेशन को, और जो भी सिंगली हो चाहे जॉइंटली हो अंडर द प्रोविजन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 132 के तहत इनकम टैक्स एक्ट के तहत। और फिर उन ऑफिशियल्स के मैं जो कस्टमर्स के नाम बताए थे ये से उन सब के ऑपरेट करने के लिए कहा। साथ में ये भी कह दिया कि अगर कॉन्ट्रावेंशन होगी इस ऑर्डर की तो फिर आप लायबल होंगे सेक्शन 275A इनकम टैक्स एक्ट के तहत, ताकि पनिशमेंट जो थी रिगरस इम्प्रिजनमेंट की थी जिससे 2 साल तक की सजा थी और लायबल टू बी फाइन था। ये साफ साफ उन्होंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर में लिख दिया था। और फिर इसके बाद रिवोकेशन ऑर्डर आया था वो 1 नवंबर 2021 का, वो इशू हुआ था डिप्टी डायरेक्टर इनकम टैक्स ने। और उसके बाद मींस रिवोकेशन ऑर्डर में ये बताया गया था कि रिस्ट्रेन ऑर्डर जो फॉलोइंग बैंक का था उन्होंने कहा कि रिवोक कर दिया जाए। डिटेल्स बताया ये अकाउंट का जो उन्होंने कहा था कि रिवोक कर दिया, जो रिस्ट्रेन ऑर्डर था उसे रिवोक करने को कहा। और इसके बाद जो ऑर्डर आया था तो 5 अक्टूबर 2021 का रिस्ट्रेन ऑर्डर जो था वो मींस ये बताया कि जो रिस्ट्रेन ऑर्डर था 5 अक्टूबर 2021 का जो रिस्ट्रेन ऑर्डर था वो बैंक लॉकर्स के ऊपर था, बैंक अकाउंट्स के ऊपर था, फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे था। और जो रिवोकेशन ऑर्डर था 1 नवंबर 2021 का वो सिर्फ बैंक अकाउंट्स तक ही सीमित था। तो यहाँ पर ये कहा कि बैंक लॉकर जो है इनएडवर्टेंटली परमिट कर दिया गया था
तो जिससे मिस इंटरप्रिटेट कर दी गई थी रिवोकेशन ऑर्डर की 1 नवंबर 2021 की। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम सिर्फ यहाँ तक ही सीमित रहेंगे कि एफआईआर जो रजिस्टर हुई है क्या वो ऑफेंसेस है पनिशेबल अंडर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पर एफआईआर जो रजिस्टर हुई थी वो कंप्लेंट लॉन्च की गई थी इनकम टैक्स डिप्टी डायरेक्टर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन है, और जो स्टेटमेंट एलिगेशंस थी उसमें ये सारी कंटेंट्स रेज किए गए थे कि क्या क्या थी। और अब यहाँ पर कहा कि जो ये ऑब्जर्वेशंस आई थी अर्णब मनोरंजन गोस्वामी का जो केस था उसकी ऑब्जर्वेशन थी, कोर्ट ने उस कंटेंट्स को देखा था, उसके यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है। वो ऑर्डर वो जजमेंट के ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कहा कि एफआईआर में कहीं ये नहीं शो कर रहा कि अपीलेंट बैंक ने किसी को इंड्यूस किया हो, एनीवन सिंस इंसेप्शन, बिगनिंग से किसी को इंड्यूस किया हो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। 420 की धारा है, उसका जो फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेटिस्फाइड होने चाहिए जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो। तो पहले क्या कि अपीलेंट बैंक ने इंड्यूस किया होना चाहिए, जब इंसेप्शन से राइट फ्रॉम द बिगनिंग से इंड्यूस किया होना चाहिए, और इंड्यूसमेंट जो है फ्रॉडुलेंट हो और डिसऑनेस्ट हो, और मेंस रिया मींस मेंटल इंटेंशन होनी जरूरी है जब किसी प्रकार की इंड्यूसमेंट का। और अपीलेंट बैंक कहा कि एक जुरिस्ट पर्सन है और क्वेश्चन ऑफ मेंस रिया यहाँ पर अराइज होती ही नहीं है किसी हालत में, क्योंकि एफआईआर को भी पढ़ें और कंप्लेंट को भी फेस वैल्यू पर देखें तो कुछ भी नहीं निकल के नहीं आता कि अपीलेंट बैंक या फिर स्टाफ मेंबर्स ने किसी प्रकार का डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट किया हो या डिसीव किया हो या डिलीवर करने को कहा हो प्रॉपर्टी को टू एनी पर्सन, और मेंस रिया जो एग्जिस्ट करती थी वो एट द टाइम ऑफ सच इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पर कहा कि इंग्रेडिएंट्स थे वो अट्रैक्ट करते हैं, मींस ऑफेंस के मींस इंग्रेडिएंट्स टू अट्रैक्ट द ऑफेंस थे 420 जो आईपीसी के वो अवेलेबल नहीं है। तो 409 के प्रोविजंस को देखा जाए तो फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स जो है वो बनने चाहिए, और कहा कि एक प्रकार की इंटरेस्टमेंट होती है प्रॉपर्टी की, और जो फिर डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी होता है पर्सन की, और सेट पर्सन जो है उसने कमिट किया होना चाहिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। और किसी प्रकार का जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो ये यहाँ पर पॉइंट आउट किया था कि किसको इंड्यूसमेंट की जा रही है, तो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड किया होना चाहिए, और या फिर उसे कन्वर्ट कर लिया चाहिए अपने यूज के लिए, तो या फिर डिसऑनेस्टली यूज किया चाहिए या डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिए। तो प्रेजेंट केस में कोई भी एलिगेशन नहीं थी कि किसी प्रकार की इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की गई और अपीलेंट बैंक ने मिसअप्रोप्रिएटेड या फिर कन्वर्ट कर लिया अपने ओन यूज पे। और तो यह प्रोविजंस थे 406 और 409 जो है वो ऐसे में एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की इंटरेस्टमेंट नहीं हुई है अपीलेंट बैंक के साथ, तो इंग्रेडिएंट्स जो 462 के भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। और बाकी जो धाराएं हैं 206, 217, 201 जो उसमें भी कहा कि मेंस रिया की आवश्यकता होती है, तो जितनी भी धाराएं हैं जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हो गया तो ये, तो उसने कहा कि मेंस रिया है ही नहीं इसमें किसी ग्राउंड से। तो एफआईआर में भी कहीं भी ऐसा नहीं निकला कि बैंक जो अपीलेंट बैंक और उनके ऑफिसर्स ने किसी प्रकार की कॉमन इंटेंशन हुई हो या फिर इंटेंशनली कोऑपरेट किया हो कमीशन ऑफ किसी प्रकार का ऑफेंस को। तो ये प्रोविजंस थे 34, 37 और 120 ऑफ आईपीसी जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस भजनलाल एंड अदर्स के केस के मुताबिक यहाँ पर जो कंटेंट्स थे वो यहाँ पर रेस के, उन्होंने कहा ये भजनलाल की जो जजमेंट में तो जो पैराग्राफ था, जो 102 का जो पैराग्राफ था उसमें जो पॉइंट्स थे उसमें कहा था कि अगर कोई भी एलिगेशन एफआईआर में पड़ी जाए या कोई भी वहाँ से कोई भी प्रकार का कॉजनेबल ऑफेंस ना बना हो तो किसी भी जस्टिफाई नहीं करता किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 156 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 155 2 कोड में। तो कोई भी अनकंट्रोवर्टी एलिगेशंस एफआईआर जो कंप्लेंट में की हुई हो तो उससे भी कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस नहीं होता हो तो या फिर कोई केस बनता हो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर देखने के बाद तो यहाँ पर कहा कि एक केस जो है स्क्योरली फॉल करता है, जो कैटेगरीज 2 और 3 थी भजनलाल की जो जजमेंट थी उसके अंदर पूरा का पूरा फॉल करता है। तो यहाँ पर कंटिन्यू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करना एक प्रकार की अनड्यू हार्डशिप्स होगी अपीलेंट बैंक को, तो इसलिए अपील को अलाउ कर दिया गया है। और जो जुडिकेचर थी पटना मींस सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पटना क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का, उसको क्वैश किया जाता है, सेटिस्फाइड किया जाता है। तो जो फर्स्ट टाइप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी थी वो जो पटना में पुलिस स्टेशन में दाखिल की गई थी, रजिस्टर्ड हुई थी, तो जो धारा 34, 37, 120, 201, 206, 217, 406, 409, 420, 462 तो इंडियन पिनल कोड में जो रजिस्टर्ड हुई थी उसे भी क्वैश किया जाता है और सेटिस्फाइड किया जाता है। तो ये जजमेंट आई थी 22 अक्टूबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें।
क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।